नमस्कार जी, संगम फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। देहरादून के बहुचर्चित रणबीर एनकाउंटर मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने 18 आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 17 पुलिसकर्मी हत्या और साजिश के दोषी करार दिए गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी सबूत मिटाने का दोषी है। दोषी पुलिसकर्मियों में 6 सब इंस्पेक्टर, 10 हेड कांस्टेबल, एक पुलिस ऑपरेटर और एक ड्राइवर शामिल है। अदालत का यह फैसला देश में हुए फर्जी एनकाउंटर मामलों में सबसे बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि जुलाई 2009 में उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में एक एमबीए के छात्र रणबीर को एक फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया था और पुलिस ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले रणबीर पर रंगदारी रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया था। केस की सबसे पहले सीबीसीआईडी को सौंपी गई जांच, फिर मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब अदालत ने पुलिसकर्मियों को दोषी करार दे दिया है और सोमवार को अदालत सजा का ऐलान करेगी। और वहीं इस मामले से जुड़े वकील एटी राव ने बताया कि अदालत कल या सोमवार को सजा का ऐलान कर सकती है। अदालत का फैसला ये है, इसमें 18 अक्यूज में से 17 को 302 में कर दिया है। एक अक्यूज को सिर्फ 201 में किया है और उसको अंडरगॉन करके शायद छोड़ दिया जाएगा या जो भी है उसकी बेल बाउंड के लिए ऑर्डर हो गया है। दासा, इसका सीधे तौर पर ये मतलब है कि जो इनकाउंटर किया गया था रणवीर सिंह को जो मारा गया था वो पूरी तरह से गलत था, फेक इनकाउंटर। और वहीं रणबीर के पिता रविंद्रपाल सिंह ने अदालत के फैसले पर तसल्ली जताई और कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो इस लड़ाई को जीतने के बाद में भी हारा हुआ हूँ कि वो लड़का तो मेरा वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतनी जरूर है कि मुझे तसल्ली जरूर हुई है कि जैसे कोर्ट ने जो जजमेंट आज दिया है उससे मेरे दिल को इतनी तसल्ली जरूर हुई है कि भाई आगे से कोई इस फैसले को सुनने के बाद में कुछ क्राइम जरूर करने की कोशिश करेगा उस इलाके में। दिल को तसल्ली तो होगी तभी जब सोमवार को पूरा जजमेंट आ जाएगा। अभी कल ही बहस होनी है इस पे, क्योंकि सजा के ऊपर कल बहस होनी है और मंडे को इसका फांसी की मांग करेंगे। मेरी उम्मीद तो यही है कि फांसी की सजा होगी 8 आदमी को तो कम से कम। अगर इससे नीचे होती है तो कोई फिर इसका कोई फायदा ही नहीं फैसले का होगा मेरे लिए। और करीब 5 साल बाद आए इस फैसले से लोगों का कानून पर भरोसा बढ़ा है। वहीं बीजेपी नेता ने तत्कालीन निशंक सरकार के सीबीआई जांच की संस्तुति करने के फैसले की तारीफ की है। इस निर्णय से जरूर उसके परिवारजनों को, उनके मित्रों को, उनके रिश्तेदारों को और उनके साथ आम जनमानस को भी एक नई आशा जगी है कि कभी भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति की जान माल की क्षति हो। ताकि जो परिजनों की मांग रहती है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। इस रणबीर इनकाउंटर मामले में भी सरकार ने बड़ी पारदर्शिता के साथ में बिना किसी दबाव के तुरंत निर्णय लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो भी निर्णय आया है उससे उसके परिजनों को शांति मिली है। दरअसल 3 जुलाई 2009 को गाजियाबाद के एमबीए के छात्र रणबीर को उत्तराखंड की पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत मारा पीटा और फिर जंगल में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया था। तब उत्तराखंड की पुलिस ने दावा किया था कि रणबीर उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में था और पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन रणबीर के परिजनों को पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग उठाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी रणबीर के शरीर पर चोट के 30 निशान थे। इन जख्मों को देखने के बाद रणबीर के परिजनों ने पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने जांच नहीं की। रणबीर के परिजनों ने लगातार सीबीआई जांच की मांग की, जिसे उत्तराखंड सरकार ने मान लिया। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने अपनी जांच में 18 पुलिस वालों को आरोपी बनाया, जिसमें 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और 12 कांस्टेबल शामिल थे। इस मामले की सुनवाई 2 साल तक उत्तराखंड में चलती रही, लेकिन बाद में रणबीर के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को दिल्ली ट्रांसफर कराने की गुहार लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला 3 जुलाई 2009 का है। गाजियाबाद के एमबीए के छात्र रणबीर को उत्तराखंड की पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत मारा पीटा और फिर जंगल में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। तब उत्तराखंड की पुलिस ने दावा किया कि रणबीर उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में था।
और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देहरादून से सोनू सिंह लाइव जुड़े हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि रणबीर के घर वालों का क्या रवैया है इस। देखिए अंकित, जो रीजन है वो लगातार वर्ष 2009 जुलाई से संघर्ष कर रहे थे और शुरू में हालांकि उनको काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके आज जो न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है, जो आरोप तय पुलिस वालों पे हुए हैं, खासतौर से उत्तराखंड की जो अपने को पुलिस मित्र पुलिस का दावा करती है, उस पुलिस के कर्मचारियों पर जो आरोप न्यायालय ने तय किए हैं, निश्चित तौर पर वो संघर्ष का एक परिणाम के रूप में देख रहे हैं। और हालांकि जो रणबीर के पिताजी हैं रविंद्र जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब इनको सजा सुना दी जाएगी या इनमें से कुछ लोगों को, जो कि वो अभी भी मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा सुना दी जाए, तब जाकर के वो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएंगे। उनका जो न्यायालय के प्रति विश्वास है वो निश्चित तौर पर बढ़ा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो उनका संघर्ष था उसका एक परिणाम आ गया है। तसल्ली जरूर उनको हुई है, लेकिन एक दुख भी उनको है और वो दुख है कि उनका जो लाडला है, उनका जो बेटा है, जिसका पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन संघर्ष अभी भी उनका लगातार आज तक उनका जारी था और अब ये उनको उम्मीद लग रही है कि जो सजा सुनाई जाएगी उसमें से एक या दो सजा ऐसी भी होंगी, कम से कम 8 पुलिस कर्मियों को ऐसी सजा सुनाई जाएगी जो कि वो सोच रहे हैं, जो कि वो उम्मीद कर रहे हैं। तो एक काफी गंभीर मामला है पूरा का पूरा। और निश्चित तौर पर जहां पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हों, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या फिर अन्य जो लोग हैं, जो तमाम लोग हैं, वो इस बात को बखूबी मान रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर लगातार मीडिया के द्वारा या तमाम जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा जो सवाल खड़े किए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज पुलिस की तस्वीर सामने आई है और जिस पे न्यायालय ने मोहर लगाई है, उसको लोग बखूबी भुगतते हैं, महसूस करते हैं। तो जरूरी है वो कि पुलिस को अपने व्यवहार में तब्दीली लाने की जरूरत है और पुलिस का जो रवैया आम आदमी के प्रति होता है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। जी अंकित। जी सोनू, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितने लोग आतंकवादी हमलों और बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। आतंकवादी हमलों के शिकार देशों में भारत टॉप 3 देशों में शामिल है। सड़क हादसों के मामले में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दशक में भारत में सड़क हादसों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो विकलांग हो गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर देश की चिंता बढ़ा दी है। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों को लेकर अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो कई राज्यों में प्रति 1 मिनट में एक इंसान सड़क हादसे का शिकार होता है और हर 4 मिनट में एक इंसान अपनी जान सड़क हादसे में गंवा देता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ दिल्ली में हर दिन 5 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। पूरे भारत में यह आंकड़ा लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ साल 2009 के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं सामने आई, जिनमें 5,16,000 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि सड़क दुर्घटना के शिकार होकर करीब 1,25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक अनुमान के मुताबिक देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की तादाद प्रति 1 साल में करीब 1.25 लाख है, तो एक दिन में यह आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तो ऐसी मौतों का आंकड़ा 461 बताता है, यानी हर घंटे 19 और हर 3 मिनट पर एक व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवाता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हर साल आइसलैंड, मालदीव जैसे देशों की कुल आबादी की आधी आबादी के बराबर जनसंख्या सड़क हादसों की बलि चढ़ जाती है। अगर अमेरिका में सड़क हादसों से हुई मौतों की बात की जाए तो आंकड़ा भारत से बहुत कम है। जी हाँ,
अमेरिका में रोड एक्सीडेंट में हर साल मरने वालों की संख्या महज 41,292 है। अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा अमेरिका से तो ज्यादा है, लेकिन भारत से बेहद कम है। जी हाँ, भारत की ही तरह ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन में सड़क हादसों से मरने वालों की संख्या हर साल महज 97,551 है। यानी चीन का आंकड़ा भारत में हुए सड़क हादसों से मौतों से लगभग 42,000 कम है। वहीं अगर रूस की बात करें तो यहाँ भी आंकड़ा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन से भी कम है। जी हाँ, ज्यादा क्षेत्रफल वाले देश रूस में यह आंकड़ा महज 37,349 है, यानी भारत से तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कम। वहीं अगर जापान की बात करें तो इस देश ने सभी देशों के सामने एक मिसाल पेश की है। यहाँ हर साल सड़क हादसे से हुई मौतों में कमी आई है। यहाँ 2013 में सड़क हादसों के दौरान 4,373 लोगों की जान गई थी, जबकि 2012 में यह आंकड़ा 2013 के आंकड़े से 38 ज्यादा था। यानी जापान में हर साल सड़क हादसों से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। पूरी दुनिया में लगभग 14 लाख लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से 10% हिस्सा भारत से होता है, जो बेहद गंभीर समस्या है। अब देखना यह है कि सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर नई सरकार क्या ठोस कदम उठाती है और कैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ऐसी कई चेतावनी के पोस्टर सड़क किनारे लगे मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोग ऐसी चेतावनी को संजीदगी के साथ लेते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तभी तो पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में हर थोड़ी देर में एक सड़क हादसा होता है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन कर सड़क हादसों में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। सड़क पर सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, रेड लाइट होने पर गाड़ी ना चलाएं, हरी बत्ती होने पर ही वाहन को आगे बढ़ाएं, गाड़ी के टायरों और एयर प्रेशर की नियमित जांच कराएं, नशे की हालत में ड्राइविंग ना करें, बच्चों को सीट बेल्ट जरूर लगाएं, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, थके होने और नींद आने पर ड्राइव ना करें, टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ऐसे कई मानक हैं जिनका पालन लोग करें तो सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तैनात ट्रैफिक पुलिस भी मानती है कि लोगों की लापरवाही हादसों को न्योता देती है। हम आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि जो आप लोग खड़े हैं चालान कर रहे हैं, ये नियम का उल्लंघन होता है? किन किन नियमों का आप लोग चालान करते हो? सबसे ज्यादा किन चीजों का चालान देखने को आता है? ये रेड लाइट जंप के हैं, यहाँ सामने जो रेड लाइट है, ये रेड लाइट का जो जंप करके आते हैं उनका चालान करते हैं, या विदाउट सीट बेल्ट होते हैं उनका करते हैं। इतना जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि ये लोग नियम का पालन नहीं करते? क्योंकि इन चीजों का चालान होने का मतलब तो ये नियम का पालन नहीं है। ये नहीं, बहुत तोड़ते हैं, भागते भी हैं बहुत। जो सामने आकर रोक लेते हैं उनका चालान कर देते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो एक्सीडेंट होते हैं उसका रीजन क्या होता है? रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट ज्यादातर रेड लाइट जंप होती है, उसमें गाड़ियां टकराती हैं और थोड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। सुबह से रेड लाइट और सीट बेल्ट का कितना चालान कर चुके होंगे आप लोग? मैं अब तक 6 चालान कर चुका हूँ रेड लाइट जंप के, और यहाँ पे ज्यादातर रेड लाइट जंप ही है और कोई नहीं। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली की एक रेड लाइट पे और आइए आपको दिखाते हैं कि सबसे खतरनाक रेड लाइट कैसे होती है और कैसे होते हैं सबसे ज्यादा रेड लाइट पे हादसे। जब हमने ट्रैफिक पुलिस वालों से ये जानना चाहा कि आप दिन भर में सबसे ज्यादा किन चीजों का चालान करते हैं, तो उनका कहना था कि सीट बेल्ट का और उसके साथ रेड लाइट जंप का। आप देखिए कि ये देख सकते हैं कि किस तरह से अभी हमारे सामने एक गाड़ी ने यू टर्न मारा है और पीछे से जाती हुई गाड़ियां कहीं न कहीं उनसे टकरा सकती हैं। उसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको दिल्ली में चलना है तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। अगर आपको बाएं घूमना है तो आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट टर्न फ्री है कि नहीं। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि जैसे कुछ गाड़ियां वहां पे हैं जो कि जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी होती हैं और जिसकी वजह से यू टर्न मारने वाली गाड़ियों को दिक्कत होती है। तो फिलहाल आप ये रेड लाइट देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे जेब्रा क्रॉसिंग के बगल में लगा हुआ डिवाइडर गाड़ियों से टूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग उस पर चढ़ा देते हैं। जो सबसे बड़ी मुश्किल है और यहाँ के ट्रैफिक पुलिस की मुश्किल है और लोगों की, कि लोग अवेयरनेस की बात तो करते हैं लेकिन ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यहाँ हादसा होता है। आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे देखेंगे तो ऐसी तमाम गाड़ियां मिल जाएंगी जो ट्रैफिक सिग्नल को जंप करती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ के खड़ी होती हैं, या फिर तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से इस तरह के हादसे आपको देखने को मिलते हैं। कैमरामैन श्रीचंद के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की एक सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की यातायात सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। सरकार अब मोटर वाहन कानून में बड़े परिवर्तन करने की कवायद में जुट गई है। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर खासा सतर्क हो गई है। भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की माने तो देश में जल्द ही एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड IT सिस्टम बनाया जाएगा जिससे न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसी जा सकेगी, बल्कि सड़क और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी शख्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत 24 घंटे में मामला दर्ज किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है। हम ऐसी सिस्टम करेंगे जहाँ कैमरे बैठेंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे गवर्नमेंट गाड़ी हो या कोई भी हो या पत्रकार हो, जो भी वायोलेशन होगा उसकी फिल्म निकलेगी और 24 घंटे के अंदर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे सर्वर में आएगा और आपके फाइन की रिसिप्ट आपके घर में आएगी और नहीं भरेंगे तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर होंगे। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो हर रोज सड़क दुर्घटना में मरने वाले 10 लोगों में से ज्यादा लोग दूसरे की लापरवाही का शिकार होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मानते हैं कि यातायात के दौरान जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते उनके लिए पेट्रोल डीजल की खरीद पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं जो पेट्रोल पंप डीलर्स की एसोसिएशन है, मैंने अपील की है कि उनको जो है जो लोग ये बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, उनको पेट्रोल डीजल देने ही रिफ्यूज कर देना चाहिए। दरअसल गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर हादसे के वक्त पीछे की सीट बेल्ट लगी होती तो शायद गोपीनाथ मुंडे की मौत नहीं हुई होती। ऐसी सूरत में राजधानी की सड़कों पर गति नियंत्रण मानकों की जरूरत और वाहनों में सीट बेल्ट लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत में सड़क सुरक्षा कानून में बदलाव करने से पहले 6 देशों के यातायात से जुड़े कानूनों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे देशों में जापान, सिंगापुर, कनाडा और आदि देश शामिल हैं। खबर ये भी है कि नई सरकार के यातायात मानकों में 3 बार रेड लाइट जंप करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान शामिल हो सकता है और ऐसे में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर यातायात सुरक्षा को लेकर सरकार ऐसे उपाय तलाश रही है जिससे किसी को सड़क हादसे में अपनी जान न गंवानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में सड़क हादसे में हुई ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। भारत में रोड सेफ्टी के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे हैं। बीते 10 सालों में सड़क हादसों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग ऐसे हैं या तो विकलांग हो गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 2 सालों में सड़क हादसों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये सीख आपने बसों और ट्रकों के पीछे लिखी देखी होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत में ज्यादातर लोग इस सीख को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली की सड़कें खूनी सड़कें बन गई हैं। दिल्ली में सड़क हादसों के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। बीते साल 2013 में कुल 717 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1871 लोगों की जानें गईं। वहीं साल 2014 में अब तक 646 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें 1820 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। दिन हो या रात, सड़क हादसों में ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। साल 2014 में अब तक दिन में जहां 332 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, वहीं रात में ये आंकड़ा 325 है। लेकिन इन हादसों के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। दिल्ली में बहुत सारी वजह हैं। एक तो जैसे मैं बताया, व्हीकलर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। रात को बहुत सारी मालवाहक गाड़ियां दिल्ली से होकर गुजरती हैं। साथ ही रूल्स की अनदेखी भी है। लोग हेलमेट कम पहनते हैं, तो पेडेस्ट्रियंस की जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेडेस्ट्रियन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो रोड एक्सीडेंट का करीब 35 से 40% पेडेस्ट्रियंस मारे जाते हैं। उसके बाद 2 व्हीलर्स जो कि मोटरसाइकिल्स, लोग हेलमेट कम पहनते हैं, स्ट्रैप नहीं करते या तेज चलाते हैं। साथ ही साथ रोड ज्योमेट्रिक्स, रोड इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में इस साल अभी तक करीब 15,85,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है। वहीं इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसों पर लगाम तभी लग सकेगी जब सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कम कर पाए। ये जो ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है जिसमें सड़क बनाने वाले, सड़क को मेंटेन करने वाले, साइनेज लगाने वाले, जो जिस तरह की सर्विस कंडीशन होनी चाहिए उसको मुहैया कराने वाले, बीच में लोग सड़क पार करते हैं, जे वॉकिंग करते हैं, साथ ही साथ इलीगल पार्किंग हो जाती है। तमाम संसाधन होने के बावजूद भी हालात ये है कि अभी तक दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। अगर हम इस साल के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक करीब 646 एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें 1820 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सबक लेगी? क्या आने वाले दिनों के लिए और लोगों को और आम लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके, इसके लिए तमाम और जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे या नहीं? कैमरामैन गौरव के साथ अमित शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अम्बेडकर नगर के अकबरपुर थाना इलाके में एक विवाहिता को तेजाब से जलाने का मामला सामने आया है। आरोप ससुराल पक्ष पर लगा है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि ससुराल पक्ष ने विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।